13 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से मिला है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक प्रास धरन 2 मीटर लंबा है, इस पर 6 किलो न्यूटन प्रति मीटर का यूडियल लोड आ रहा है। यदि प्रास धरन की कुल लंबाई में माप 200 × 4 mm हो तो तनन इस्पात ज्ञात करिए। M15 ग्रेड FI 250 ग्रेड का प्रयोग किया गया है। कंक्रीट का घनत्व 25 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या दे रहा है आपका, कैंटिलीवर बीम। सबसे पहले क्या लिखना है आपका, कौन सा बीम है, कैंटिलीवर बीम है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या कह रहा है कि यूडियल लोड कितना आ रहा है, यूडियल कितना आ रहा है, इसे हम W से दिखा रहे हैं, कितना आ रहा है आपका 6000 न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। कह रहा है कि साइज जो B दे रहा है ना, चौड़ाई दे रहा है, वो कितना दे रहा है आपका 200 mm। चौड़ाई कितना दे रहा है 200 mm। और कुल गहराई, क्योंकि अगर प्रभावी रहता तो ब्रैकेट में लिखता कि नहीं लिखता, बताए थे, जब प्रभावी रहेगा ब्रैकेट में लिखा, नहीं लिखा है जी, कुल गहराई है, ठीक है। और M15 ग्रेड दे रहा है, M कितना ग्रेड दे रहा है आपका 15 ग्रेड दे रहा है। अब देखिए M15 ग्रेड दे रहा है तो सिग्मा CV कितना हो जाएगा, 15 क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस है, तो क्या हो जाएगा आपका अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए, तो कितना हो जाएगा 5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर सिग्मा CV। और FI कितना दे रहा है आपका 250 ग्रेड का दे रहा है, तो सिग्मा ST कितना हो जाएगा, ये तो स्टील का FI होता है, तो 1.78 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 140 के आसपास आता है। 140 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर क्या करते हैं, ले लेते हैं। ये समझ आ रहा है भाई। 15 और 250 अल्टीमेट स्ट्रेस है, और परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा CV सिग्मा ST परमिसिबल स्ट्रेस है, तो अल्टीमेट स्ट्रेस अपन कंक्रीट का सुरक्षा गुणांक, अल्टीमेट स्ट्रेस अपन स्टील का सुरक्षा गुणांक। नमन के कारण कंक्रीट में उत्पन्न संपीड़न प्रतिबल है, नमन के कारण स्टील में उत्पन्न तनन प्रतिबल है ना, तो ठीक है। और कुछ दे रहा है, और घनत्व तो दे रहा है, डेंसिटी दे रहा है, कितना दे रहा है 25000, यानी डेंसिटी कितना दे रहा है भाई, डेंसिटी कितना दे रहा है 25000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 25 किलो न्यूटन दे रहा है, 25000 लिख दिया। अब देखिए पूछ क्या रहा है आपका, एरिया ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट। अब देखिए एरिया ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट पूछ रहा है, इतना गिवन डाटा है। अब देखिएगा एरिया ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट आपको 2 फार्मूले मिलेगा, किसमें, bx²/2 = MAST D - x। उसके बाद मिलता है आपको एक MRT का फार्मूला मिलता है, AST सिग्मा ST D - x/3। यहाँ से भी मिलता है ST का मान, हमको ST चाहिए, लेकिन ये लोड दिया हुआ है ना, लोड दिया हुआ है, तो लोड के थ्रू हम बेंडिंग मूवमेंट निकाल लेंगे। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, MRT का, है ना। लोड नहीं दिया रहा था तो पिछले में किए थे ना, इसी फार्मूले से निकाल दिया होता, लेकिन यहाँ से भी निकाल लेंगे, लेकिन ज़्यादा सही नहीं माना जाएगा। ये लोड दिया है तो इसका मतलब है कि आप बेंडिंग मूवमेंट वाले फार्मूले से निकालिए, तभी हम निकालेंगे तो समझ आएगा, डोंट वरी। अब देखिएगा, तो बेंडिंग वाले फार्मूले से निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा ST तो आपके पास है ही, सिग्मा ST है, D हमको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x निकाल लेंगे और MRT, 2 चीज़ हम निकाल लें तो रख देंगे तो हमको AST का मान मिल जाएगा। तो x निकालेंगे तो एक्चुअल न्यूट्रल, x मतलब न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस 2 प्रकार का होता है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला यही है, तो इसमें तो AST चाहिए, तो AST तो पूछ ही रहा है, तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस तो निकल नहीं पाएगा। क्या निकालेंगे हम, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, यानी XC का मान निकालेंगे। क्या होता है, M सिग्मा CV D/में M सिग्मा CV प्लस सिग्मा ST, सारी चीज़ दिख रहा है ना। अब देखिएगा M का मान नहीं मिला आपको, M नहीं मिला, नहीं आपको D मिला, स्मॉल d, तो हम यहाँ निकाल सकते हैं। देखिएगा हम एजम्पशन में ही बताए थे, एजम्पशन में कि मापांक अनुपात का मान क्या होता है 280/3 सिग्मा CV, यानी 280/3 और सिग्मा CV का मान क्या होता है 5, है कि नहीं है। देखिए पहले क्लास में हम बताए थे ए वाला स्ट्रेस, मतलब कि शुरू में स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस, जो नहीं पढ़ा रहेगा बताइए सिग्मा CV सिग्मा ST निकाल पाएगा नहीं। एजम्पशन में हम बताए थे M का मान 280/3 सिग्मा, दूसरा तीसरा क्लास नहीं देखा रहेगा, क्या M निकाल पाएगा नहीं। ARCC है, आपको हर एक क्लास देखा रहना है, तभी आपको समझ आएगा। एक कितना आता है 18 के आसपास आएगा, ठीक है, 18 कुछ आता है, 18 ले लेते हैं। उसके बाद आपको चाहिए D, तो देखिए हम मान लेंगे कि इफेक्टिव कवर कितना ले रहे हैं हम 40 mm, कितना ले लें 40। बीम के लिए इफेक्टिव कवर कितना होता है 30 से 50 mm,
बीम के लिए इफेक्टिव कवर कितना होता है 30 से 50, कुछ भी ले लीजिए, है ना। तो स्मॉल डी यानी इफेक्टिव डेप्थ कितना मिलेगा, कैपिटल डी माइनस इफेक्टिव कवर यानी 400 माइनस 40 mm। हाँ, इफेक्टिव कवर 30 से 50 ले सकते हैं। धरन के निचले सिरे से छड़ के केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, इफेक्टिव कवर। 30 से 50 ले सकते हैं हम, कितना लिए हैं 40, आपको शिकायत हम 30 ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कितना ले लेंगे हम, बताइए 370, है ना। देख रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है सारी चीज़, देख रहे हैं। निश्चिंत होकर हम 30-40 कुछ भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आरसीसी में आंसर मैच नहीं किसी करेगा। देखिए एम का मान 18, सिग्मा सीवी का मान 5, डी का मान 370 अपान में एम का मान 18, सिग्मा सीवी का मान 5 और ये हो जाएगा आपका प्लस 370। सभी लोग करिए, आंसर मिलना चाहिए एक्स का मान। अच्छा, उधर शोर कर रहे हैं, उधर मेरा ध्यान था, कौन है सर, अपना ही वाले हैं। चलिए फटाक से करिए, एक कैलकुलेटर लेकर आया करिए, बता दे रहे हैं। अच्छा नहीं लगता है कोई आरसीसी में बैठा रहा है, उससे नहीं, मोबाइल से नहीं काम चलेगा, आदत नहीं रहेगा फिर। अरे कुछ भी हो भाई, कैलकुलेटर पर हाथ चलाने का आदत चाहिए। 144.78 mm हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट। तो क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट, हाँ 144, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बताइए। कैंटिलीवर पर जब यूडीएल लगा रहता है तो बेंडिंग मोमेंट होता है, क्या होता है भाई, WL²/2। तो L तो आपके पास है, नहीं लिखे, L दिया है 2 मीटर, दिया ना लंबाई दिया है, L का मान दिया हुआ है 2 मीटर। तो L का मान तो है, कितना लिख देंगे हम, 2 का स्क्वायर अपान में 2। W भी आपके पास है, कहाँ गया W भाई, यूडीएल लोड। लेकिन जो बीम का बेंडिंग होगा वो यूडीएल लोड के कारण होगा ही होगा, अपने भी तो लोड के कारण कुछ बेंड होना चाहेगा, कुछ अपना भी खुद का भार है, तो अपना भार जोड़ना पड़ेगा, तब अपना भार प्लस यूडीएल लोड, तब हमको क्या निकलेगा, ए वाला लोड निकलेगा। समझ आ रहा है ना। बीम का खुद का भी भार है। तो लिखे, यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं क्या, सेल्फ लोड। क्या लिखेंगे, सेल्फ लोड। इसे हम W1 से दिखा रहे हैं। क्या लिखोगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई गुणे डेंसिटी, होगा कि नहीं होगा, है ना भाई। भार बराबर क्या होता है, घनत्व गुणे आयतन। भाई घनत्व बराबर क्या होता है, भार अपान में आयतन, वेट डेंसिटी होता है कि नहीं। तो भार बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे आयतन। तो आयतन के लिए लंबाई चौड़ाई गहराई यानी मोटाई गुणे डेंसिटी, है कि नहीं। लेकिन देखिएगा प्रभावी गहराई नहीं लेंगे भाई, जो लोड होगा सेल्फ लोड वो कुल गहराई के कारण होगा ना, ऐसा थोड़ी छड़ के नीचे गहराई काम नहीं करेगा लोड, यानी कुल गहराई लेंगे यहाँ। तो लंबाई देखिएगा, लंबाई हम लेंगे 1, समझने वाली बात है। चौड़ाई कितना लेंगे, चौड़ाई मिला है आपका 200, मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि घनत्व मीटर में है, लोड और लंबाई भी मीटर में है, तो इसको मीटर में करेंगे तो हो जाएगा 0.2 मीटर। गहराई कितना हो जाएगा, 0.4 मीटर, है कि नहीं। और ये हो जाएगा आपका 25,000 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए लंबाई 1 क्यों रखें, इसको कैलकुलेट करके बताइए हमको। इंटरेस्टिंग है ना आरसीसी, बहुत कंसेप्ट है। देखिए तुरंत अभी आ जाएगा आपका सोम का कंसेप्ट। 2000 देखिए न्यूटन, देखिए लंबाई का मान कितना रखे हैं, 1, यानी न्यूटन प्रति मीटर। यानी जो बीम है ना उसके एक बीम का स्वयं का भार 1 मीटर का कितना लोड है, 2000, है ना। तो लंबाई का मान कितना रखे हैं, 1। इससे आपका किस में आता है, प्रति मीटर में आता है। क्यों प्रति मीटर में निकालें, क्योंकि यूडीएल भी किस में है, प्रति मीटर में है। यदि यूडीएल में हम 2 से गुणा कर दें तो न्यूटन में डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि 2 ही मीटर लंबा है। यदि इसको भी हम 2 से गुणा कर दें डायरेक्ट किस में आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा, क्योंकि 2 ही मीटर का बीम ही है ना। वो न्यूटन प्रति मीटर में, तो इसको भी हम न्यूटन प्रति मीटर में निकाल लिए। समझ आ रहा है। अब हमको मिलेगा टोटल लोड, इसे हम W2 कर दे रहे हैं, इसे हम W1 कह रहे हैं, इसे हम W2 कर दे रहे हैं। टोटल है W इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूडीएल प्लस सेल्फ लोड।
है ना। तो यूडीएल का मान NW का मान निकालेंगे। यूडीएल का मान कितना है 6000 प्लस सेल्फ लोड कितना है 2000, यानी टोटल आ जाएगा आपका 8000 न्यूटन प्रति मीटर। अब क्या निकालेंगे हम, बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट, जब कैंटिलीवर पे यूडीएल लोड लगता है तो क्या होता है, अभी जस्ट बताए हैं, बेंडिंग मोमेंट का मान WL²/2 है ना। तो बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, W का मान आपको पता है 8000, L² यानी 2² 2। तो बेंडिंग मोमेंट देख लीजिए कितना आ जाएगा 16000 न्यूटन इंटू मीटर। तो यार नीचे लगा दीजिए तो कहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। तो न्यूटन इंटू मीटर। अब देखिएगा तो इसको हम डायरेक्ट mm में कर दे रहे हैं, 16000 गुणे 10⁻³ न्यूटन इंटू mm, है ना, समझ आ रहा है। अब देखिएगा इतना होने के बाद हम जानते हैं फार बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, देखिए जितना लोड लगाएंगे, जितना बल लगाएंगे उतना ही प्रतिबल देगा। तो हम कहेंगे फॉर बैलेंस सेक्शन बेंडिंग मोमेंट किसके बराबर हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के। जितना बेंडिंग मोमेंट आएगा उतना ही रेजिस्ट किया हुआ है, तभी धरण क्या है, संतुलन की अवस्था में है। यदि बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा आ जाएगा तो धरण बेंड हो जाएगा। तो जितना बेंडिंग मोमेंट आया उतना रेजिस्ट कर दिया। तो बैलेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना आया उतना क्या कर दिया, बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट कर दिया, लेकिन टेंसाइल का बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि बैलेंस सेक्शन के लिए MRC और MRT दोनों का मान बराबर ही होता है, लेकिन हम MRT यूज करेंगे क्योंकि उसी के फार्मूले में AST का मान आता है, हमको AST ही चाहिए। तो देखिए 16 गुणे 10 पे नहीं, इसको बेंडिंग मोमेंट ही रहने देते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AST सिग्मा ST D - x/3। देखिए बेंडिंग मोमेंट का मान कितना है 16 गुणे 10 पे 6, कोई दिक्कत नहीं, 3 इधर का फर्क 0 और 3 उधर का, इक्वल टू AST का मान चाहिए, सिग्मा ST का मान कितना है 140, यही तो है। D - x/3 अलग से ना लिख करके यहाँ कैलकुलेट करने में क्या होता है, गलत होने का चांस नहीं रहता है। Z का मान होता है D - x/3, तो D का मान कितना है 370, X का मान आया हुआ है, X का मान कितना है 7/8 अपान में 3rd। तो देख लीजिए कितना आ रहा है भाई Z का मान, सभी लोग कैलकुलेट करें। और अगला आदमी बता दे रहा है, यदि आपका आंसर अलग आ रहा है तो कहिए कि सर A आ रहा है, तो एक बार और चेक हो जाएगा। ऐसा नहीं जो पहले बता रहा है वो सही कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। 321.74 mm, ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं 321.74। अब देखिए यहाँ से AST का मान आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, है कि नहीं। तीन 355 mm², दशमलव कुछ आ रहा होगा छोड़ सकते हैं, 56 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, दशमलव आ रहा है 356 लिख दीजिए, है ना। तो आंसर मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे उदासीन अक्ष गुणांक, यानी उदासीन अक्ष गुणांक क्या होगा, फैक्टर क्या होगा उदासीन अक्ष गुणांक का, हाँ न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर का लीजिए, ऐसा कुछ है उदासीन अक्ष गुणांक, ठीक है। अब उदासीन अक्ष गुणांक कुछ नहीं होता है, न्यूट्रल एक्सिस है ना। तो उदासीन अक्ष गुणांक क्या होता है, उदासीन अक्ष तथा प्रभावी गहराई का रेशियो क्या कहलाता है, उदासीन अक्ष गुणांक, है ना। उदासीन अक्ष तो उदासीन अक्ष तो पहले बता चुके हैं, एक क्या है आपका क्रॉस सेक्शन है किसका, बीम का, यानी जब बीम पर लोड आता है, जब बीम पर लोड आएगा तो बीम क्या होगा, बेंड होगा, बीम क्या होगा भाई, बेंड होगा। जब बीम बेंड होगा तो ऊपर क्या आएगा, कंप्रेशन, नीचे क्या आएगा आपका टेंसाइल। भाई जब कंप्रेशन से टेंशन में आ रहा है तो कन्फर्म में कहीं ना कहीं तो होगा जो जहाँ ना टेंशन होगा ना कंप्रेशन होगा। अब 100 से लेकर के -100 तक काउंट करेंगे तो कहीं ना कहीं तो आएगा जहाँ 0 आएगा,
भाई अलग अलग है ना, 100 प्लस में 100 माइनस में 100, तो काउंट करेंगे तो कहीं ना कहीं तो जीरो आएगा। तो एक ही बीम में जब एक क्या ऊपर कंप्रेशन है नीचे टेंशन है, तो कहीं ना कहीं कंप्रेशन कम होते होते टेंशन में बदलने से पहले जीरो हुआ होगा। तो उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रल एक्सिस, उदासीन अक्ष, जहाँ प्रतिबल विकृति क्या होता है, जीरो होता है। जब प्रतिबल विकृति जीरो यानी वहाँ बल भी जीरो लगता है ना, तो ये क्या होता है आपका उदासीन अक्ष। तो क्रिटिकल जब स्ट्रेस के आधार पे निकालेंगे कि कितना स्ट्रेस दे सकता है, उसके आधार पे निकालेंगे तो उसे कहते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, कितना स्ट्रेस दे सकता है यानी कितना लोड ले सकता है। लेकिन एक्चुअल में वो कितना दे रहा है उसे हम कहेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। और देखेंगे इतना लोड ले सकता है, उसके अनुसार मैक्सिमम की बात करेंगे तो कहेंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। लेकिन एक्चुअल में उस समय कितना मतलब दे रहा है लोड के अनुसार स्ट्रेस, उसे कहेंगे एक्चुअल। तो क्रिटिकल यानी मैक्सिमम होता है, इसके बाद नहीं, क्रिटिकल यानी इसके अधिक नहीं, क्रिटिकल है ना। लेकिन एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में ठीक है, एक्चुअल में प्रेजेंट टाइप में कितना है। तो क्रिटिकल फिक्स है स्ट्रेस के अनुसार, क्योंकि सिग्मा CB का मान फिक्स है, सिग्मा ST का मान क्या है, फिक्स है। अरे 105 कुछ नहीं फिक्स है, A7 भी होता है, A230 भी होता है, ठीक है, चेंज होता रहता। तो इसके अनुसार किसी भी बीम का ले लेंगे तो, क्योंकि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ना क्या होगा आपका M सिग्मा CB D अपान में M सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST। तो देखिए M भी किस पे डिपेंड करता है, सिग्मा CB पे डिपेंड करता है, 280 अपान में 3 सिग्मा CB, सिग्मा ST सब स्ट्रेस है कि नहीं है, बस क्या एक अलग से मिल रहा है D। तो ये क्या होता है कि किसी भी बीम के बारे में ले लेंगे, बस गहराई को बदलेंगे तो एक क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस मिल जाएगा। लेकिन उसमें कितना छड़ डाले हुए हैं उसके आधार पर क्या मिलता है हमको, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल में वो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ काम करेगा, क्रिटिकल में तो फिक्स है कि हाँ होगा बीम में, लेकिन एक्चुअल में कितना छड़ डाले हैं उसके अनुसार एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन कभी भी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को क्रिटिकल से अधिक नहीं करना चाहिए, क्रिटिकल से अधिक कुछ नहीं हो सकता है ना, क्रिटिकल कंडीशन है तो इससे अधिक नहीं हो सकता। और हम जैसे अल्टीमेट एलिमेंट्री स्टेट में पढ़ेंगे वैसे सारी चीज़ें हम इसमें समझाएंगे। क्या होता है कि पहले 4-5 साल पहले वर्किंग जो हम पढ़ रहे हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, और आगे हम समझाएंगे क्रिटिकल में पढ़ाएंगे। तो वर्किंग स्ट्रेस जैसे कि आपको RCC 2 भाग में डिवाइड है, एक है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड और एक आपका है लिमिट स्ट्रेस मेथड। अभी हम दोनों नहीं समझाए हैं, अभी हम वर्किंग समझाने लगेंगे या लिमिट स्ट्रेस मेथड समझाने लगेंगे तो फिर बहुत कन्फ्यूज़न होगा, हम क्या क्या कहेंगे पता नहीं चलेगा। और जैसे ही आप आधा RCC पढ़ लेंगे आपको समझाना नहीं पड़ेगा, आप खुद समझदार हो जाएंगे। तो वर्किंग स्ट्रेस पहले 90% सिलेबस में वर्किंग था, 10% क्या था, लिमिट स्टेट था हम लोगों के टाइम। लेकिन अब क्या उल्टा हो गया, अब 10% वर्किंग हो गया है जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, और 90% कहाँ से आएगा, लिमिट से। इस चैप्टर से बस एक ही क्वेश्चन आ सकता है, वैसे बहुत कम आता है। अब लिमिट स्टेट, और सबसे मतलब हार्ड है लिमिट, नाम से लगा लिमिट स्टेट मेथड। तो इसमें हम डिटेल में समझाएंगे कि कभी भी क्रिटिकल से अधिक नहीं हो सकता। तो यही सारे मतलब अंतर है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में और लिमिट स्टेट मेथड में, कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को जब ना एक क्रिटिकल से अधिक होता है तो एक्चुअल का मान ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिटिकल से अधिक रहता है तब भी हम मान लीजिए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का मान आ गया 100 और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का मान आ गया 111, तो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस लेके कैलकुलेशन कर देंगे। लेकिन कभी भी क्रिटिकल से कोई चीज़ अधिक नहीं हो सकती, यही चीज़ लिमिट में बताया गया है कि भाई भले एक्चुअल का मान क्रिटिकल से अधिक आ जाए, आपको लेना कौन सा है, क्रिटिकल से अधिक कुछ नहीं लेना है। तो ये सारी अंतर बहुत मिलेगा आपको। तो उसमें दूसरा टर्म यूज़ करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल और एक्चुअल नहीं कहते हैं, उसमें दूसरा कुछ कहते हैं। तो आपको समझना था उदासीन अक्ष जहाँ प्रतिबल विकृति 0 होता है। अभी समझिए, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट RCC में, बहुत ज़्यादा। अगले चैप्टर देखिएगा, अगले चैप्टर का कल ही देखिएगा, फार्मूला लिखेंगे, यहाँ से यहाँ जाएगा। कहेंगे सर याद कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे न्यूमेरिकल लगाएंगे तभी याद होगा, बाकी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। देखिए क्या आगे हो गया आपका उदासीन अक्ष गुणांक, है ना। उदासीन अक्ष तथा प्रभावी गहराई का अनुपात क्या कहलाता है, उदासीन अक्ष गुणांक। इसका कोई यूनिट होगा नहीं होगा, ये यूनिटलेस होगा। दूसरा क्या मिलता है आपको, उत्तोलक भुजा गुणांक। क्या मिलेगा आपको, उत्तोलक भुजा गुणांक। तो आप एक सिविल इंजीनियर, आपको आइडिया लग गया होगा, इसे Z1 से प्रदर्शित करेंगे। उत्तोलक भुजा तथा प्रभावी गहराई का अनुपात क्या कहलाता है, उत्तोलक भुजा गुणांक। आसान है, इसका फार्मूला हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। भाई हम क्या किए थे, अभी तक क्या किए हैं, फार्मूला निकाले हैं। तो सबसे पहले एक न्यूट्रल एक्सिस निकाले हैं, उसको
उत्तोलक भुजा निकालें, उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालें। अब निकालेंगे प्रतिरोधी आघूर्ण गुणांक, प्रतिरोधी आघूर्ण गुणांक, ठीक है। अब प्रतिरोधी आघूर्ण गुणांक को आपको पता है MR1 से डिनोट करेंगे, ठीक है। क्या होता है BX सिग्मा CV अपान में 2 × Z, यही तो होता है कि नहीं होता? होता है। तो MR1 है ना, इसको हम Q से डिनोट करते हैं, Q से, हाँ Q से। देखिएगा Q इक्वल टू क्या होगा, देखिए B का मान रखिए आप B, X का मान क्या हो सकता है, X1D हो सकता है क्या, यहाँ से X का मान X1D हो सकता है, ठीक है। सिग्मा CV तो सिग्मा CV ही रहेगा अपान में 2, Z का मान क्या हो सकता है, Z1D हो सकता है, हो सकता है। अरे यार इसे क्या MR से ही दिखाते हैं, गड़बड़ हो रहा है, MR1, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, लिखेंगे सिग्मा CV अपान में 2 X1 Z1 BD स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया? देखिए कुछ नहीं इधर उधर करके लिखे हुए हैं, इधर उधर करके लिखे हैं भाई, ऐसा क्या कर रहे हैं? तो देखिए सिग्मा CV अपान में 2 यहाँ आ गया, X1 यहाँ आ गया, B यहाँ आ गया और एक D हो गया, D स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तोलक प्रतिरोधी आघूर्ण गुणांक, यानी MR1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, QBD स्क्वायर, जहाँ Q क्या कहलाता है आपका, Q क्या कहलाता है, प्रतिरोधी आघूर्ण गुणांक। इसका यूज करेंगे उसमें फार्मूले में, प्रतिरोधी आघूर्ण क्या हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा आपका, प्रतिरोधी आघूर्ण गुणांक हो जाएगा। समझ आ रहा है? नोट करिए इतना, फिर फार्मूला लगाते हैं, आपको नोट करिए, इस पर फार्मूला कुछ लगवाते हैं। ओ एक्सरसाइज में चलिए देखिए क्या है ना, अब देखिए अब क्या है कि बुक में ना नोटेशन मतलब कैसे भी कर सकता है, इसमें R से दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको तो समझना है, R से दिया हुआ है, तो प्रतिरोधी आघूर्ण गुणांक कहते हैं। तो हम लोग का आदत है, हम लोग Q से पढ़े हुए हैं तो Q लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन का फोटो खींचिए, 22 नंबर आपके पास तो है ही, देखिए एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल है, क्योंकि क्वेश्चन ना इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा। 22 नंबर देखिए, अरे 2.2 है भाई, 22 नहीं 2.2 है। अरे फ़ोटो खींच के दीजिए भाई जल्दी से, आप लोग को यहाँ नहीं बोरिंग लगता, ऑनलाइन हम लोग को बोरिंग लगता है, वो चाहते हैं हमेशा टीचर बोलता रहे, कुछ लिखता रहे। खींच लेंगे आज फोटो, चलिए। कह रहा है कि एक RCC धरण खंड आयताकार का है ना, इसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर तथा गहराई कितना है, D सेंटीमीटर है। अनुगेय प्रतिबलों का मान सिग्मा CV 5 दे रहा है, सिग्मा ST कितना दे रहा है आपका 140 दे रहा है। M का मान 18 लेते हुए निम्न का मान ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिएगा कह रहा है कि जो चौड़ाई है ना, अच्छा क्वेश्चन है, चौड़ाई कितना दे रहा है आपका 20 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये मिलीमीटर है, गलत लिखा है, ठीक है। जो गहराई है ना वो कितना है आपका D, प्रभावी गहराई है, ये सेंटीमीटर नहीं है, गलत लिखा है, ये मिलीमीटर कर लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो प्रभावी गहराई दे रहा है कितना दे रहा है, प्रभावी गहराई का मान DMM दे रहा है। सिग्मा CV का मान कितना दे रहा है 5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। सिग्मा ST का मान कितना दे रहा है आपका 140 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। M का मान कितना दे रहा है 18। तो सबसे पहले कह रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करिए, यही कह रहा है। तो न्यूट्रल एक्सिस कुछ नहीं है, आप एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को ज्ञात ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस में EST चाहिए, EST तो नहीं दिया। अब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात कर पाएंगे, क्या आ जाएगा आपका M सिग्मा CV D अपान में M सिग्मा CV प्लस सिग्मा ST। तो M का मान 18 नहीं दिया, लेकिन आपको पता है ना M का मान 18 आएगा, क्योंकि सिग्मा CV का मान 5 है। कैसे आएगा, M का मान 280 अपान में 3 सिग्मा CV, तो 280 अपान में 3 × 5 वो आ जाएगा कितना 18 कुछ आएगा, 18 ले लेंगे। देखिए M सिग्मा CV D का मान तो D ही रहेगा अपान में M
सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। तो 90 में 230 से भाग देंगे, 18 5 90, 90 140 240 230 में 90 में 230 से भाग दीजिए, पटाख दीजिए। कितना आएगा? 6 39 डी के टर्म में आएगा, है कि नहीं? ठीक है। दूसरा आएगा आपका, दूसरा क्या आएगा आपका? उत्तोलक भुजा, है ना। दूसरा कह रहा है उत्तोलक भुजा। तो उत्तोलक भुजा आपको पता है d माइनस एक्स बाई 3। तो d का मान कितना है भाई? 10 नहीं, d का मान तो d है, और यह हो जाएगा 10.39 का बाई थर्ड। कितना आ जाएगा? 13 3 39 13, 100 में से 13 घटाएंगे तो 87 है, आएगा 2.6। महारानी है। डी में से 10 अरे 10 आएगा 87, हाँ 10.87 डी आ जाएगा, है कि नहीं? उसके बाद क्या कर रहा है कि प्रतिरोध गुण ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है आपको? प्रतिरोध यानी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या हो जाएगा? बी एक्स, हाँ उत्तोलक भुजा d माइनस एक्स बाई 3 होता है तो 2 पॉइंट, पागल हो गए हैं। d माइनस 10.13 डी, ऐसा ही ना होगा? तो 1 में से 10.13 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, हाँ 10.87 डी। बेइज्जती कराते हैं ऑनलाइन वालों से। अब देखिए बी एक्स सिग्मा सी बी अपान में 2 और d माइनस एक्स बाई 3, इसको डायरेक्ट लिख दें क्या? z लिख दें, z कोई दिक्कत नहीं। b का मान कितना है? b x का मान कितना है? 10.39 और सिग्मा सी बी का मान 5, z का मान 10.87 अपान में 2, हाँ d। तो आ जाएगा 10.85 बी डी स्क्वायर। कर लीजिए, हमको देखते हैं 8.5 आएगा शायद, ये 10.85 ही आएगा। हम्म, 8.4 आता है, नहीं 8.5 लेते हैं। तो यहाँ एक नोट लिखिएगा, जहाँ लिखे हैं वहाँ एक नोट लिखिएगा। इसके नीचे क्या नोट लिखना है कि M15 ग्रेड और FI 250 के लिए प्रतिरोधी या गुणांक का मान कितना है? आता है 10.85। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला लगाना फटाक से काम आता है वो, ठीक है। M15 ग्रेड और FI 250 के लिए Q का मान कितना है? 10.85 आता है, ठीक है। इसी तरह एक और नोट लिखिएगा M20 के लिए, चलिए वो तो आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 10.85 आता है, ठीक है। ये भी निकल गया। ये हमको बताना था, ये चीज़ बताना था। आगे 10.90 आता है, आगे न्यूमेरिकल में बता देंगे। इतना समझ आ रहा है? हाँ, एक और निकालना इसमें जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि इस्पात का प्रतिशत बताइए। क्या कह रहा था? इस्पात का प्रतिशत बता रहा है। तो सबसे पहले हम एक लिखेंगे, फिर फार्मूला लिखेंगे कि परसेंटेज ऑफ स्टील, हेडिंग है ना ये, क्या लिखना है हमको? परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील का फार्मूला क्या होता है कि P परसेंटेज क्या होगा आपका? स्टील का क्षेत्रफल अवधरण के प्रभावित क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है? 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा परसेंटेज में। तो इस्पात का क्षेत्रफल अवधरण के प्रभावित क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल नहीं है, कौन सा है आपका? प्रभावित क्षेत्रफल। तो इस्पात का क्षेत्रफल अवधरण के प्रभावित क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है? परसेंटेज ऑफ स्टील कहलाता है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है क्या? इस्पात का प्रतिशत पूछ रहा है, P पूछ रहा है, ठीक है। तो इस्पात का प्रतिशत, ठीक है। तो देखिए इस्पात का प्रतिशत निकालने के लिए फिर हमको मानना पड़ेगा बैलेंस सेक्शन, क्योंकि ST तो आपके पास नहीं यहाँ रख पाएंगे, है ना। तो लिखेंगे फॉर बैलेंस सेक्शन। हम सोचे इसे फार्मूला से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लीजिएगा, आगे यूज़ करेंगे। फॉर बैलेंस सेक्शन हम क्या लिख सकते हैं कि MRC का मान किसके बराबर होता है? MRT, यानी BX सिग्मा CB अपान में 2 इंटू Z इजकल टू AST इंटू सिग्मा ST इंटू Z। Z से Z कट जाएगा, है ना। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? B का मान B हो जाएगा, X का मान 10.39, देखिए X मिट गया ना,
कोई बात नहीं, तो निकाल लेंगे अब। 39D सिग्मा CV का मान 5 हो जाएगा, अपान में 2 हो जाएगा, इक्वल टू ST आपको चाहिए, ST चाहिए है ना। सिग्मा ST का मान 140, तो यहाँ से ST निकालिए तो हाँ 6.96 अच्छा से करिए। कन्फ्यूज़न बहुत है, घर जाके पढ़ना पड़ेगा, 1.5 GB ख़त्म करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कितना रहा? 6.96 into 10 to the power minus 6.96 into 10 to the power minus 3. हाँ तो सही तो है, हम माइनस नहीं समझो, 6 थोड़ी आएगा, 0.00 करके आता है। हाँ तो यही तो हम सोचेंगे इतना थोड़ी आएगा, इतना वो रखे रहिएगा 6.10 पे -3 है ना, रखे रहिएगा उसको। अब देखिए परसेंटेज आप स्टिल अब निकलेगा, इसका मान रख दीजिए 6.96 × 10 पे -3 अपान में BD रहेगा गुणे 100 अपान में BD। तो देखिए अब परसेंटेज ऑफ स्टील निकलेगा तो आ जाएगा 0.7, ठीक है। कोई 2 शून्य से कटेगा ना तो आ जाएगा 0.70%। तो 6 ना आ रहा है, 0.70, ये समझ आया। तो आज परसेंटेज ऑफ स्टील का फार्मूला क्लियर होगा, कुछ नहीं आसान है। स्टील का क्षेत्रफल अपान में धरन का प्रभावित क्षेत्रफल का रेशियो आ रहा। तो देखिए यहाँ से पहला लिखना शुरू करिए, फिर जेड निकालिएगा, पहले इसको लिखिएगा, फिर जेड निकालिएगा दूसरा नंबर, तीसरा नंबर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिएगा, चौथे नंबर पे क्या निकालिएगा, परसेंटेज ऑफ स्टील। फार्मूला यहीं घेर लीजिएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंजीनियर्स पॉइंट को और करें अपनी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।